हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक केमिस्ट्री। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो का भी रैपिड रिवीजन दूंगी, तो देखिए मैं वापस आ गई। कल मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड की एक वीडियो अपलोड करी थी। होप आपको उस वीडियो से काफी हेल्प मिली हो, और अगर आप उसमें किसी भी टॉपिक का इलस्ट्रेटेड वर्जन चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपके जो हमारे साइंस क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर्स हैं, उसमें मैटर्स एंड मेटल्स हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एक हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीटेड मोड पे आते ही आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। कभी वो प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में पूछ लेता है, कभी वो एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में पूछ लेता है, कभी वो आयनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पूछ लेता है। लेकिन कंफर्म है कि 4-5 टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे हैं कि अगर आप उसको करके जाते हो तो वो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा। ठीक है, चैप्टर को देख के लगता है कि चैप्टर बहुत टफ है और हम इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे, बट मैं इस वीडियो से ये कोशिश कर रही हूं कि आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक, मतलब आपको कोई भी टॉपिक का वर्जन चाहिए इलस्ट्रेटेड फॉर्म में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इवन मेरे कल वाली वीडियोस में भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था फॉर द माइक एंड द कैमरा, दैट आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत जल्दी आई विल यूज दैट, बट टिल द टाइम यू हैव टू मैनेज दैट थिंग्स। फाइन, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फाइन, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उसमें आता है इसका डिफरेंशिएशन ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकली हम उसको देख के उसकी प्रॉपर्टीज को इलस्ट्रेट करा सकते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर मेटल है तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होगी ठीक उससे अपोजिट प्रॉपर्टी हमारे नॉन मेटल की होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटल्स की प्रॉपर्टी में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, अब मैं इतना इलेबोरेटेड में नहीं जा रही कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, या व्हाट इज लस्ट्रस नेचर, हार्डनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी, देन सोनोरिटी। ये सारे टॉपिक्स जो है वो इतना इलेबोरेटेड वर्जन में मैं नहीं चाह रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन अ बिट सो दैट कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार रिकॉल कर सको। फाइन, तो अगर हम बात करते हैं मेलिबिलिटी की, व्हाट इज दैट मेलिबिलिटी नेचर, या व्हाट इज दैट डक्टाइल मेलिबिलिटी, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को हम थिन शीट्स में इतना बीट कर दे कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हो जाता है हमारा मेलिबिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल, देन डक्टाइल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ऑब्वियस सी बात है जो वायर्स में बना सकें। देन मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, बिकॉज नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारा एक्सेप्शन है उसमें मरकरी, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, योर आंसर शुड बी मरकरी। तो एक ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है इवन, या फिर यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन 1 मार्क एमसीक्यू। फाइन, तो उसके बाद इसका हम अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दे आर नॉर्मली हार्ड, बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा। मूविंग फर्दर, ये हमारा है सोनोरिटी, दे आर सोनोरस। व्हाट इज दैट सोनोरस? व्हेन यू आर गोइंग टू बीट इट विद अ स्टिक और विद अ हैमर, दे प्रोड्यूस द क्लिंगिंग साउंड, जो हमारे स्कूल की बेल होती है। अब वो हम यूज नहीं करते, इन माई एज वी आर यूजिंग दैट बेल ऑल्सो। फाइन, तो मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, सोनोरिटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पर्टिकुलर मेटल शो करते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉर्मली दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैशियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जैसे अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, द आंसर इज ब्रोमीन। को बाकी जैसे हमारा ऑक्सीजन है, या हमारा नाइट्रोजन है, या हमारा फ्लोरीन है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। फाइन, तो नॉन सोनरस है। उसके अलावा अगर हम हार्डनेस की बात करें, अब आप खुद बताओगे कि अगर कोई मेटल गैशियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करा तो वो कहाँ ही हार्ड होगा? व्हाई? बिकॉज ऑफ द वीक और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली हार्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो दे आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। वैसे अगर हम बात करें कुछ और पर्टिकुलर मेटल की, जैसे हमारा गैलियम
गैलियम और सीजियम, अगर हम उसको अपने पाम पे रखते हैं ना तो हमारी बॉडी की हीट से ना वो मेल्ट कर जाता है। तो गैलियम और सीजियम भी कुछ ऐसे, अभी मैं इसको हार्ड नहीं बोली, ठीक है ना, सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर हम बात करें उनकी हार्डनेस की, जो आयरन की हार्डनेस है या जो जिंक की हार्डनेस है, वो सोडियम पोटेशियम या गैलियम सीजियम से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में ब्रैकेट में भी मेंशन है। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में भी यही कंडीशंस होती हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वो गैसियस स्टेट में है, जो हमारा ब्रोमीन है वो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, और अगर हम इसके मैंने आपको बताया था अभी मेलिबिलिटी सोलरिटी, इसमें भी ये नॉन सोलरस है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो है ना, मेटल्स वगैरह हमारा है, जो भी मेटल्स, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल कब कहलाता है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि जो उसकी फिजिकल टेंडेंसी, फिजिकल से हम सारे मेटल्स को जस्टिफाई नहीं करा पाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है तो उसके वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल है तो उसके वैलेंस शेल में 5, 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे वो क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड मेटल्स है, नॉन मेटल्स होता है। तो जब भी, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब मेटल्स वाटर के साथ नहीं, जब पहले मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब भी कोई भी मेटल हो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म, दे आर फॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स Na2O, MgO एंड CaO। फाइन, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं अगर कोई भी हमारा पर्टिकुलर मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। अब इसमें बेटा जो हमारा है हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम और पोटेशियम, उसके पास क्या है ना बच्चा कि जो सोडियम और पोटेशियम है, मैंने पोटेशियम का मेंशन नहीं किया है, जो सोडियम और पोटेशियम है ना बच्चा, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जो वो अब जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ना, द रिएक्शन इज सो स्पॉन्टेनियस और वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन हम उनको एक केरोसिन ऑयल में डिप कर देते हैं। अब केरोसिन ऑयल क्या, कोई केरोसिन ऑयल, जैसे सपोज करो बेटा ये सोडियम मेटल है, तो इसके ऊपर जो मेरा हाथ है वो एक ऑयल है, केरोसिन ऑयल, तो ये उस पे ना एक ऑयल की लेयर बना देता है। फाइन, तो ऑब्वियसली बात है ऑयल है तो वो एक फिल्म बना देता है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आपके मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन हमारा रुक जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सोडियम एंड ये पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। फाइन, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, उसके बाद हमारा है कि जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड्स है, जब वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो क्या बनाता है, तो जो भी हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मींस अगर हमारे पास Na है, ठीक है ना, या हमारे पास K2O है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो डायरेक्टली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब पोटेशियम का क्या सीन है बच्चे, कि पोटेशियम ना अगर डायरेक्ट, जरूरत नहीं है कि पोटेशियम ऑक्साइड बनाए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। मतलब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि पोटेशियम है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा और उसमें एक चीज और है, इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। फाइन, जब हम रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल को करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। दो ऑक्साइड्स हैं ऐसे मेटल्स के, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड्स, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, either this or zinc oxide।
फाइन। ये दोनों मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस मींस HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, 2 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स हुआ ये आपका HCl के साथ दैट इज एन एसिड और बेस के साथ दैट इज अ बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करके जब सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, जब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम का तो मैंने बता दिया, सेम ऐसे ही आप जिंक का भी कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू स्टडी वेल एंड टू रिकॉल इट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद वाटर बता दिया। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स, कुछ मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पहले अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो मेटल्स है, मैंने बोला कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने पोटेशियम को वाटर में डाला और वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। लेकिन जैसे हमारे पास अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, Ca प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है ना वो कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और उसमें जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता कैसे है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं व्हाई दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है ना, मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ। जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और इस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक। अब ये कहते हैं कि ये फ्लोट क्यों करता है वाटर में, मींस हाइड्रोक्साइड जो हमारा बनता है वो वाटर में फ्लोट क्यों, तो हमें लगता है ना कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है ना ये हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे जाके ना स्टिक कर जाती है। तो जब ये स्टिक होगी, क्योंकि गैस हल्की होती है, तो जिसकी वजह से हमें लगेगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी they can ask in assertion and reasoning. Please go through it. Fine. सेम जैसे कैल्शियम है ये कोल्ड के साथ कर रहा है, अब हमारा मैग्नीशियम है ये हमारा हॉट के साथ करेगा। लेकिन दोनों के केस में क्या है, इसमें हमारा मैग्नीशियम, इसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो इसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसमें भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और इसमें भी वही रीजन होगा, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ अ मैटर एंड दे फ्लोट। फाइन, तो ये कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर। अभी एक और बचा है जो हमारा है स्टीम। स्टीम आपको पता है वेपर्स फॉर्म में होता है, जिसमें हमारे रिएक्टिव मैटर जो बहुत सॉलिड फॉर्म है, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, दे डायरेक्टली रिएक्ट विद स्टीम, दे फॉर्म ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम। फाइन, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर का वेपराइज्ड फॉर्म। ठीक है, उसके साथ भी वही सीन होगा, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड, जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच यू आर सपोज टू कंसिडर फॉर योर एग्जाम। इसके आगे है जो हमारा मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम है ना, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, CH2। तो कुछ पर्टिकुलर मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मेटल्स है ना बच्चा, वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड का मतलब है कि जब हम उसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो दे विल टर्न ब्लू। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जो जितने भी हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे आप नॉन मेटल्स ले लो, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, तो ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। फाइन, या फिर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म NO। फाइन, तो ये भी हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम ब्लू लिटमस से पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम उसमें देखो गैसियस फॉर्म में है तो नॉर्मली हम उसमें लिटमस पेपर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि हम हल्का सा उसको वेट करके ले आएंगे, तो जब बबल्स उसके जाएंगे या उसकी जो स्टीम पहुंचेगी वो हमारे ब्लू लिटमस को रेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो वो भी एक है कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन बनाता है और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन बनाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको रिकॉल करनी है। द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम।
then the reaction of metals with oxygen, then reaction of metals with hydrogen, then कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो मैंने एम्फोटेरिक का नेचर बताया आपको, वो तो आपको करना ही करना है, वो तो समझ लो कि एक ना जो डेंजर सिग्नल होते हैं ना, कि कुछ ऐसे डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो आपको कर लेने हैं और वहां पेपर में जाके वो डेंजर भी खत्म हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिकॉल दैट, फाइन। देन मूविंग फर्दर, हम अगर बताएं डिस्प्लेसमेंट, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि जब मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। जैसे अगर हम बात करें, आपको मैं बताऊं, Fe है और Fe ने रिएक्शन दिया कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो Fe हमारा ग्रीन कलर का है और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हमारा ब्लू कलर का है। तो जब कभी ऐसा हो कि Fe रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे मैं बताऊं Fe प्लस CuSO4, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मिला है और ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में भी मिला है कि ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन करोगे आप। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा ये ग्रीन कलर आयरन का था या जो उसका ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट का, वो फेड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ग्रीन कलर के सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम करते हैं, जितने भी मोर रिएक्टिव मेटल है ना, वो जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना, उनको डिस्प्लेस करके खुद अपना स्पेसिफिक कलर वो अटेन कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसका और एग्जांपल लेते हैं जिंक के साथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जिंक का कलर कौन सा होता है, जो हमारा जिंक का कलर है वो कलरलेस दे देगा, ठीक है ना। तो जैसे जिंक को आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हो ना, तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा और वो जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो हमारा रेडिश ब्राउन डिपॉजिट शो करने लगता है। तो आपको रिकॉल करना, आपको मैंने एक मेरी वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स भी बता रखा है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद आप उस यूट्यूब में जो मैंने वीडियो डाली है वो शॉर्ट्स में है, बाकी होगा तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिससे आपको ना ये क्वेश्चन कभी नहीं करते। देखो एग्जामिनर जो आपका बोर्ड सेट में पेपर सेट होता है ना, वो नॉर्मली रोट लर्निंग नहीं है। अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग चलेगी और क्रिटिकल थिंकिंग में आपको रट के नहीं जाना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है और कोशिश करो कि जितना आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सको। वहां पे रट्टाफिकेशन अगर करके जाओगे बेटा, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वहां जाके भूल जाओगे। तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे कंसेप्ट को डेवलप करो विच विल हेल्प यू टू रिकॉल फॉर अ लॉन्गर टाइम, फाइन, रिटेन करे वो आपको, फाइन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मींस जो हमारा मेटल सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है ना, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया ना कि Mg है, Mg प्लस CaSO4, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम से नीचे है, तो वो मैग्नीशियम कैल्शियम को अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव। लेकिन अगर मैंने इसका वाइस वर्सा दे दिया, मैंने दिया आपको Ca प्लस MgSO4, तो यस द रिएक्शन इज गोइंग टू अंडरगो, व्हाट विल हैपन, कैल्शियम इज गोइंग टू displace magnesium from its salt solution to give the magnesium sulfate, fine। अब अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स, आपको ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है कि आप आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन बताइए, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द अदर वन बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, कल वाली क्लास में भी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड समझाया था कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई मेरे पास सपोज करो बच्चा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मेरे पास सेल्फ सफिशिएंट है कि चल मेरा तो टाइम कट जाएगा आराम से, और मैं उसमें से ना 50 लाख दे देती हूँ, मेरी जरूरत नहीं है, आप ले लो भाई, मैं 50 लाख में स्टेबल हूं। तो जो भी पर्टिकुलर मेटल होगा ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखो इस चीज को कि जो टीचर होगी ना वो हमेशा देती है आपको नॉलेज के फॉर्म में, हमेशा दे आर गोइंग टू गिव समथिंग कि मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा वो कर ले, ये नॉलेज गेन कर लो, वो नॉलेज, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट नॉलेज फ्रॉम द टीचर, फाइन। तो मेटल
नॉर्मली सिंबलाइज द टीचर, नॉन मेटल सिंबलाइज द स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स में अगर हम सोडियम की बात करें, अगर इसकी जनरल ईसी है 281, तो क्या करेगा सोडियम, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जब भी आपको ये पता है, ऑलरेडी ना क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब सोडियम क्या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज प्लस का आ जाता है, जिसको हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम एनाइन कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, तो इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1 टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वहीं जो हमारा Cl है उसकी होती है 287, वो क्या करेगा, Cl एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन भी पेपर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके साथ साथ वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी पूछता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है कि दे आर ब्रिटल, दे आर क्रिस्टलाइन, हार्ड, गुड कंडक्टर्स। तो हम एक्वा स्टेट में बोलेंगे। अगर मैं कोई भी चीज बोलूं कि देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे सपोज करो ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो टाइटली पैक्ड नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड है, यस है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये तो सारे एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, तो वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके पास नहीं है। तो अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो वो उसका मोल्टन स्टेट होगा या फिर वो उसका एक्वा स्टेट होगा। वो कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और नॉर्मली जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैथोड और एनोड। मैं भी फर्दर आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में बताती हूँ वो टॉपिक भी, ठीक है। तो पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बता दी मैंने, और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में एक दो एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आ जाता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन आ जाता है। मैं एक आपको और बता देती हूँ, आपको उस आयनिक इक्वेशन को कैसे लिखना होगा वो आप देख लो। सोडियम क्लोराइड तो कॉमन है, तो नॉर्मली अगर पूछा जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, इसका EC अगर हम करें 282, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, ऑब्वियसली बात है, इट विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम आयन। वहीं पे इसको क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और अगर हमें करना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखो, या आप इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कुछ इस फॉर्म में कि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये 2 क्लोरीन के एटम थे जो कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो मैग्नीशियम है ना जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मैग्नीशियम बन जाएगा 28 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो क्लोरीन होगा वो एक एक रेस्पेक्टिव क्लोरीन बन जाएगा 288। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड की रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज है। ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको करके जानी है। या तो फॉर्मेशन फॉर्म में पूछता है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज का रिएक्शन के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है एक्वारेजिया, ठीक है। वो आपके एक हेल्प बॉक्स में दे रखा है येलो कलर का आपके एनसीईआरटी में, वो जरूर देख के जाना। नॉर्मली वो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्वारेजिया बेटा। तो एक्वारेजिया बेसिकली क्या होता है कि जो एक्वारेजिया है वो हमारे गोल्ड जो हमारे ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स है ना उसको डिसॉल्व करता है। तो नॉर्मली गोल्ड तो है ऐसा जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना पानी के साथ ना ऑक्सीजन के साथ। तो अब उसको हमें क्लीन करना है, या कभी उसमें सल्फाइड मतलब कोई भी इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई, तो एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया इज बेसिकली रॉयल वाटर बोलते हैं। 3 पार्ट्स एक्वारेजिया में 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। मैं क्या बता रही हूँ आपको, एक्वारेजिया में, ठीक है, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और इसमें 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3, इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। जब हम इसमें गोल्ड का डालेंगे, मेटल डाल देंगे ना, तो ये गोल्ड मेटल को डिसॉल्व कर जाता है। मतलब एक्वारेजिया ही एक ऐसा हमारा रॉयल वाटर बोल दो विच हैज द एबिलिटी टू ये मेक द गोल्ड इन अ मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो
ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहां तक एनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तक खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल। बच्चे इससे समझ लो कि एक क्वेश्चन तो रखा है पेपर में, या तो एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, किसकी एक्सट्रैक्शन? ऑब्वियसली बात है मेटल की। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो भी मेटल है वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होता है, नॉट इन अकेला नहीं होता। अब वो बेचारा गोल्ड या सिल्वर तो है नहीं कि अकेला हो, वो सिल्वर भी कई बार सल्फाइड के साथ गल जाता है, ठीक है। तो जैसे अब हमारे कुछ मेटल्स के, जैसे ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। क्यों? क्योंकि मेटल्स के साथ जो उनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जिसको मेटल ये ओर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटेलिक ओर्स की, तो इसके लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं? व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज एन ओर। एक इसका और है गैंग, गैंगू, कई बच्चे उसको गैंगू बोलते हैं, बट वो तो होता गैंग है। गैंग क्या होता है? GANGUE, इम्प्योरिटीज होती है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा एक बहुत अच्छे बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक बच्चा ऐसा हो जो ना तो पढ़ाई करता हो, बहुत नोटी हो, तो उसको वो सारे बच्चों को खराब कर देता है। तो हम नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? उसको गैंग बोलते हैं। यार ये वाला गैंग ना कुछ गलत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्हाट इज दैट गैंग? दैट इज द इम्प्योरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मेटेलिक ओर। फाइन। तो ये कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। डिफाइन ओर, डिफाइन गैंग, डिफाइन फ्लक्स। फ्लक्स अब नहीं है हमारे सिलेबस में, जो ये स्लैग था पहले वो अभी नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जो मेटल्स थे ना, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो हमारे को 3 कैटेगरी में डिफाइन किए गए। एक वो मेटल जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हुआ, एक वो मेटल जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हुआ, और एक वो मेटल्स जो बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। तो हमारे लिए जो मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होता है। जैसे हमारा NaCl का हो गया, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं ना बच्चा, जो जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, जो मैंने भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई, उसमें हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं ना जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ना मेटल्स जो है मेरे मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। अब जो मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा इलेबोरेटेड वर्जन नहीं बता रही, बट जो मेन टॉपिक it can be asked in the paper, now I'm going to finish it out, fine। वो मेन टॉपिक था हमारा जो मेटल्स, मैं पहले आपको वो डिस्कस करूंगी जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट होते हैं। एंड कौन से हैं वो मेटल आपको पता है? जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आते हैं, कैल्सिनेशन, 2 मेथड है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मतलब किसी भी जो हमारा मेटल है, हम एक मेटल को लेके चलते हैं जो कि हमारा मिडिल द रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक को लेते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन में कैल्शियम ले सकते थे, बट यहाँ पे हम इसको कैसे ले रहे हैं? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जिंक है और वो C मतलब कार्बोनेट का ओर। तो जब भी कोई हमारा मेटल लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ, अब एकदम भी आप एब्सेंस नहीं रख सकते, अदरवाइज वो कंबशन होएगा ही नहीं, ठीक है। तो भाई उतना ऑक्सीजन दे दो कि वो हमारा पर्टिकुलर मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, कौन? कैल्सिनेशन प्रोसेस में। कैल्सिनेशन में क्या होता है? जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में होंगे, इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट टू फॉर द कार्बोनेट ओर, इसमें क्या बनता है? हमारा ऑक्साइड बनेगा और हमारा CO2 का रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड है, मुझे क्या चाहिए? हमारा जो एम है वो है हमारा प्योर मेटल। तो हमें प्योर मेटल कैसे मिलेगा? इस प्योर मेटल को में हम कार्बन डाल देंगे। कार्बन इज यूज एज अ रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। तो क्या करेगा ये कार्बन? यहां से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और हमें क्या मिल जाएगा? वी विल बी लेफ्ट विद अ प्योर मेटल। यही तो हमें करना था, यही तो हमें एक्सट्रैक्शन करनी थी मेटल की। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होता है मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज से, जिसमें हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और ये मेटेलिक ऑक्साइड फर्दर कार्बन के साथ रिएक्शन करके हमें प्योर मेटल दे देगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कुछ भी हो जाए पेपर में मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, मैं आपको ना कल एक क्वेश्चन अपलोड करूंगी जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, और वो ना पूरे चैप्टर नंबर 4 की रिएक्शन को ना एक स्पाइडर वेब क्वेश्चन है, दैट आई विल शेयर यू टुमारो, फाइन। अब हमारा रोस्टिंग है। रोस्टिंग में भी वही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में, और उसमें सल्फाइड और प्रेजेंट होता है, बस ये डिफरेंस है। और
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है? कैल्सिनेशन में मिडिल ऑफ द रिएक्टिव ये सिमिलरिटी बोल दो, लेकिन कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, रोस्टिंग में सल्फाइड और होगा, और ओ भाई भर के ऑक्सीजन लेना ही होगा, ठीक है। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाएगा। अब जो ये जिंक ऑक्साइड बना है, ये फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर से मिल गया, हमारा एम सक्सेसफुल हो गया। जिंक ऑक्साइड से हमें प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू आर आस्क्ड कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में होते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड, व्हाट आर द प्रोसेस यूज्ड, यू आर सपोज्ड टू यूज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब एक मेटल उठा लो बच्चा, जिंक, ठीक है, जिंक का कार्बोनेट ले लो और जिंक का ही सल्फाइड ले लो और उसके साथ आप रिएक्शन को प्रोसीड करा दो, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होगा, ठीक है। बॉटम वाले क्या करते हैं? बॉटम वाले बेचारे थोड़े नीचे बैठे होते हैं, तो उनके साथ थोड़ी जिंदगी हिली हुई रहती है। कैसे हिली रहती है? देखो, जैसे हमारा मरकरी है, ठीक है, मरकरी सिनेबार एनोर ऑफ एमेल्गम, एमेल्गम बोलते हैं, तो हमारा वो भी, यहाँ पे भी सल्फाइड और ही आता है, ठीक है। तो अरे सॉरी, इट इज HGS, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फाइड मतलब इसमें रोस्टिंग हो रही है, तो हमें क्या मिल जाएगा? HgO और SO2 निकल जाता है, ठीक है ना। अब इस बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के में और मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में क्या डिफरेंस आता है? देखो बच्चा, रोस्टिंग हो रहा है, रोस्टिंग में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो हो गई, लेकिन जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होंगे ना, उनको जरूरत नहीं है कार्बन की। उसको क्या करते हैं ना बच्चा, हम उसको फर्दर हीट कर देते हैं, बस। जैसे ही हमने इसको हीट किया ना, हमें मिल जाएगा अपना मेटल और O2 जो है वो एनवायरमेंट में भाग जाएगा। तो हमें एम क्या है? हमें अपने मेटल को टारगेट करना है, ठीक। तो जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप वाले बचा है भी, जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में होगा कैल्सिनेशन रोस्टिंग, जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होगा दैट टू विद रोस्टिंग, वो डिपेंड करेगा कि सल्फाइड है उसके साथ या नहीं। जैसे एक और है कॉपर का भी, कॉपर सल्फाइड होगा, उसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा, वो कॉपर ऑक्साइड फर्दर कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके प्योर कॉपर मेटल बना देगा। ये आपके एनसीईआरटी में है, दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में बॉटम वाले, दो एग्जांपल्स आई गेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का है, सिंक के साथ ही है, ठीक है। और जो एलिमेंट हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा NaCl है ना, मोल्टन स्टेट में एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा जो कि कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अब कैथोड पे क्या होता है, आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और हमें मिल जाएगा सोडियम मेटल। लेकिन अगर हम एनोड की बात करें, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है बच्चा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में कोई भी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NaCl है, तो यहाँ पे अगर NaCl है तो ये क्या करेगा, अपने मेटेलिक फॉर्म में करके, मतलब अब मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा। तो बेटा आपको ये याद होना चाहिए, अगर हमारा कैट रेड है, कैट रेड का मतलब कैथोड पे रिडक्शन, देखो कैथोड पे रिडक्शन, एनऑक्स मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो भी मेटल होता है वो जाता है एनोड पे, जब ये पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैथोड और एनोड में, तो यहाँ पे जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो NaCl टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेचारा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुका, तो उसके पास तो है नहीं, मेरे पास 1 करोड़ थे, मैंने सारे डोनेट कर दिए, मैं तो मेरे पास तो है ही नहीं, फिर तो मुझे चाहिए ना। तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होगा वो उसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक था इसका करोजन। करोजन में आपको पता है कि करोजन में जो मेटल्स है ना, वो नॉर्मली एनवायरनमेंट में जो भी पर्टिकुलर मेटल्स है ना उसको कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे हमारा आयरन, तो भाई साहब सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारे कंट्री की है, जहां होता है रस्ट लग जाता है, पेंट ना करवाओ, गैल्वेनाइज ना करो, एनोडाइजिंग तो एल्यूमिनियम में आएगा, बट अगर वो पेटल्स को हम पर्टिकुलरली ग्रीसिंग नहीं करते, पेंट नहीं करते,
एक हफ्ते बाद क्या, एक ही दिन में तुम उसमें देखोगे मैंने आयरन की एक नेल लगाई, ना तो उसको मैंने पेंट किया और ना मैंने उसको गैल्वेनाइज किया, रस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो करोजन है ना, करोजन मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर दे, ठीक है, उसको हम करोजन बोलते हैं। तो हमारे एक उसमें एनसीईआरटी में 3 टेस्ट ट्यूब्स बनी हुई हैं। तो 3 टेस्ट ट्यूब्स में तीन टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है कि जो आयरन नेल डाल दी है। आयरन नेल में हमने पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि नेल डाली और उसमें पानी डाला, पानी नहीं डाला मतलब उसको नॉर्मली रखा और कंटिन्यू करके मतलब उसको ऊपर से सील कर दिया। दूसरे वाले में हमने वही नेल डाली और उसमें मैं ऑयल भी डाल दिया, मतलब ऑयल की लेयर लगा दी है। और थर्ड वाले में हमने वो जो मोल्टेन फॉर्म में नहीं वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। एनहाइड्रस मतलब जो पानी को सोख ले। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि किस में क्लोजन लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो ये वाला का क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो नॉर्मली ये केस स्टडी वाले में ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बट मुझे लग रहा है ना कि इस चैप्टर से आपको जो टॉपिक पूछा जाएगा वो कैल्सिनेशन रोस्टिंग से ज्यादा आने के चांसेस है, या फिर वो एम्फोटेरिक हो गया, या फिर जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। कंफर्म है इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई, थर्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थर्मिट रिएक्शन, तो थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक में जो हमारा आयरन ये फेरिक ऑक्साइड है ना, वो रेलवे ट्रैक टूट गई, ठीक है। तो अब आप पूरी की पूरी रेलवे ट्रैक तो आप जोड़ने के लिए कुछ लाओगे नहीं, तो आपने क्या किया, वो जो रेलवे ट्रैक है ना, जैसे जो हमारी Fe2O3 है, उसमें आपने ना एल्यूमिनियम को मोल्टर स्टेट में यूज कर लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, Fe2O3 को, जैसे हमारा Fe2O3 है ना, इसको आपने एल्यूमिनियम, ये टूट गया, हमारा रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, यहां से रेलवे ट्रैक में क्रैक आ गया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, क्रैक आ गया तो आप ये मोल्टेन फॉर्म में एल्यूमिनियम को ले आओगे, ठीक। और एल्यूमिनियम को मोल्टेन फॉर्म में लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये Al2O3 प्लस Fe बन जाएगा। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेगा उस रिएक्शन में, और वो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स है ना, वो ज्वाइन हो जाएंगे। बच्चा, इतनी हमारी वास्ट है रेलवे सिस्टम, आपको ट्रैक्स को चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, बट इस केस में यह है कि इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बट इट इज वेरी feasible reaction, thermit reaction. It can also be asked how to join the railway tracks. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन दे सकूं। बाकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट्स में इलेबोरेट कर दूंगी, बट इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि पूरे चैप्टर की मैं आपको क्विक रैपिड रिवीजन दे दूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको रोस्टिंग का, कैल्सिनेशन का या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड का एक इलेबोरेटेड वर्जन चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।